एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो एमआरएफए की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट का एक टेंडर जो निकलने वाला है इस साल के अंत तक कहा जा रहा है। उसमें कुछ टेंडर के शर्तों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी एयरक्राफ्ट का टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं लेगी। सारे एयरक्राफ्ट उनको पता है और उन्हीं में से किसी एक का चुनाव करके इस टेंडर को आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा और जल्द ही इसको प्रोसेस करा जाएगा। इसीलिए कोई भी टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जितने एयरक्राफ्ट भारत ने पहले MMRCA 1 में टेक्निकल इवैल्यूएशन किए थे, उन्हीं में आगे जो एडिशन उन एयरक्राफ्टों में हुए थे उनको सुन लेगी और फिर उसको आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। पर अब ये माना जा रहा है कि आगे टेंडर में टेक्निकल इवैल्यूएशन को भी जोड़ा जा सकता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन का नाम सुनते ही बोइंग के द्वारा ये कहा गया है कि बोइंग ने पहले 2 एयरक्राफ्ट सामने रखे थे, FA-18 सुपर हॉर्नेट और इसके बाद F-15। अब बोइंग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स टेंडर में इस प्रकार की शर्तें रखती हैं तो वो अपने FA-18 को सामने नहीं रखेंगे, F-15 को सामने रखेंगे। उनका ये कहना था कि पुराने टेंडरिंग में FA-18 फेल हो गया था टेक्निकल इवैल्यूएशन में और वो ये नहीं चाहते हैं कि फिर से इतनी टाइम बर्बादी हो और वो कोई अपना एयरक्राफ्ट सामने रखे और वो फिर से फेल हो जाए। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि F-15 भारतीय एयरफोर्स की जितनी भी शर्तें हैं उसमें खरा उतरेगा, इसीलिए उसको टेक्निकल इवैल्यूएशन में वही रखेंगे। इसके अलावा पहले ग्रिफिन NG को रखा गया था सामने, अब ग्रिफिन E को रखा जाएगा। इसी प्रकार से कुछ अलग अलग एयरक्राफ्ट सामने रखे जाएंगे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को मजबूरी में अब फिर से टेक्निकल इवैल्यूएशन पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी एयरक्राफ्ट चेंज होने वाले हैं। बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा इस महीने के अंत में एक बड़ा लॉन्च किया जाना है, जो कि 3 सैटेलाइटों का लॉन्च है और ये एक विदेशी सैटेलाइट है। सिंगापुर की कंपनियां इस सैटेलाइट को लॉन्च कर रही हैं। 3 सैटेलाइटों का कुल वजन 500 किलोग्राम का होने वाला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि स्पेस PSU है, नई नवेली PSU है, इसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया गया है और इसरो के द्वारा इसका लॉन्चिंग की जाएगी। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो कस्टमर था उसने एक PSLV खरीद लिया है, लॉन्च व्हीकल खरीद लिया है और इस लॉन्चिंग को करवाना चाहता है। PSLV C-53 के माध्यम से इस लॉन्च को परफॉर्म किया जाएगा, जो कि कुल 500 किलो वजन का है और PSLV जो हमारा है वो इसके 2 गुना वजन ले जाने लायक है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसीलिए हमारे PSLV के द्वारा इस पेलोड को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा एक वेस्ट एशियन देश है जिसके सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है, तो वो भी कहा जा रहा है कि इस मंथ के अंत में ही लॉन्च किया जाएगा। पर ये जो लॉन्च है, सिंगापुर की कंपनियों का जो लॉन्च है या सिंगापुर का जो लॉन्च है, वो अगले हफ्ते ही परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसी खबरें निकलकर आ रही। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जब लॉन्च हमने किया था तो वो पहला हमारा डेडिकेटेड विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करने का मिशन था। इस बार ये सेकंड मिशन है जिसमें कि पूरी तरह से विदेशी सैटेलाइटों को ही लॉन्च किया जा रहा है, उसमें भारतीय पेलोड कोई नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में शुरू हुई लड़ाई के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिएशन के बारे में भी जानते होंगे। पर इस लड़ाई के दौरान छोटी छोटी ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और आप शायद नहीं जानते होंगे। कुकू FM पे उपलब्ध इस बुक समरी को सुन के आप इन सारी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है जिसके पास 3000 घंटों से भी ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। ये एक 4.5 रेटिंग का ऐप है जिसके पास एक नॉन फिक्शनल कैटेगरी में ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप पे आप अपने फेवरेट टॉपिक पे अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती है। पर कुकू FM का एक ऑफर चल रहा है, हर घर कुकू FM, जिसमें कि आप घर 50 कोड का इस्तेमाल करके इन सारी सुविधाओं को 199 में प्राप्त कर सकते हैं। 11 जून से लेकर 19 जून के बीच में ये ऑफर चल रहे हैं। इसका लाभ कोई भी यूजर उठा सकता है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए और आधी कीमत में ऑडियो बुक और बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर लेते हैं चीन की। अभी कुछ दिनों पहले बाजवा चीन गए हुए थे और वहां पे अपने काउंटर पार्ट से मिले और भी अन्य लोगों से मिले। बहुत सी खबरें निकलकर सामने आई जिसमें कि काउंटर टेररिज्म के लिए कॉपरेशन भी निकलकर सामने आया। पर एक बहुत बड़ी खबर जो कि अभी तक मीडिया में नहीं बताई जा रही है वो ये है कि चीनी सरकार अब पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को पोस्ट करने जा रही है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज चीन की MSS के अंतर्गत आती है, जो कि वहां की स्पाई एजेंसी है या जासूसी एजेंसी है।
ये कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा विदेशों में इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट अभी रिसेंट में ही हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले 4-5 दिन पहले ही खबर आई थी कि अफ्रीका में भी इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट होगा। असल में चीन अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए अब दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि उनकी फौज वहां पर रहे, पर किसी भी देश द्वारा दूसरे देश में फौज को इस प्रकार से रखना सही नहीं होता है। इसके लिए विरोध के स्वर निकल आते हैं। अब वो इस प्रकार की प्राइवेट कंपनीज बना चुके हैं जो कि सुरक्षा देते हैं, और ये प्राइवेट कंपनीज उनकी प्राइवेट फौज की तरह है। जैसे कि जिबूती में जो चीन का बेस बना हुआ है, वहां पर वो अपने 10,000 इस प्रकार के लोगों को पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट भी करने वाले हैं। वहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरे अफ्रीका पे नजर रखने के लिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए चीन के द्वारा 10,000 से ज्यादा लोगों को पोस्ट किया जाएगा। वहां पर तो 10,000 लोग पोस्ट होंगे, उसके अलावा अफ्रीका के अन्य कंट्रीज में जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन के, वहां पर वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इनको पोस्ट करेंगे। उसी प्रकार से पाकिस्तान को भी अब ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, आपके देश में भी हम अपने जो प्राइवेट सेना है उसको पोस्ट करने जा रहे हैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। इससे पहले भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन ने जो बलूचिस्तान का एरिया है जहां पर उनके लोग पोस्ट हैं, वहां पर अपनी फौज तो तैनात करी हुई थी। अब इस प्रकार की प्राइवेट मिलिट्रीज को भी वहां पे तैनात किया जा रहा है। ये आपको किस चीज की याद दिलाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की याद नहीं दिलाता है। और अब पाकिस्तान गुलामी की राह में बहुत आगे बढ़ चुका है। अफ्रीका को तो दूसरे देश गुलाम करते ही रहते हैं और अफ्रीका छूटने के बाद फिर से चीन के चंगुल में पहुंच रहा है। पर एशिया में इस प्रकार की चीज करना बहुत बड़ी बात चीन के द्वारा मानी जा सकती है। चीन के द्वारा इस प्रकार की चीजें कुछ उसी प्रकार का एग्जाम्पल है जो कि यूएस के द्वारा किया जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। अपनी प्राइवेट मर्सनरीज को लड़ाया जाता है। कुछ उसी प्रकार से चीन भी अब ट्राई कर रहा है, पर भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती हैं। भारत में तो अग्निपथ जब से निकलकर सामने आया है तब से विरोध के स्वर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। भारतीय स्टूडेंट्स हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तोड़ फोड़ भी मचा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। मैंने अग्निपथ स्कीम की अच्छाई बुराई सब बताई थी इस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। मैं पूरी तरह से इस भर्ती का समर्थन नहीं करता हूं, बहुत से करेक्शन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि जितने 75% लोग अग्निवीर जो बचे रहेंगे, जो कि 4 साल बाद वहां से निकल जाएंगे, उनको पुलिस में भर्ती में रिजर्वेशन दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। तो इसी प्रकार के इनिशिएटिव और लोगों से चाहिए। पर ये जो तोड़ फोड़ है, क्या ये स्टूडेंट ही कर रहे हैं? ये स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। भारत में किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट हो वो उग्र ही हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे असामाजिक तत्व अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। भारत के लिए असामाजिक तत्वों की कमी है नहीं, ये विदेशी फंडेड भी होते हैं, भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों से भी फंडेड होते हैं। तो इसी प्रकार के प्रोटेस्ट अभी हमको काफी और दिन तक भी देखने को मिल सकते हैं। भारत की सेना या सरकार द्वारा कितना भी क्लैरिफिकेशन आ जाए, ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो तोड़फोड़ है हमें लंबा देखने को मिलेगा। चलो यहाँ कहाँ हम भटक गए, हम तो चीन की प्राइवेट मिलिट्री की बात कर रहे थे। क्या भारत में इस प्रकार की मिलिट्री पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यूक्रेन और रशियन युद्ध की। यूएस ने फिर से $1 बिलियन का हथियार खरीदने का असिस्टेंस अब प्रदान कर दिया है। जो बाइडेन ने जेलेंस्की से बात करी, 40 मिनट की कॉल थी, उसमें कहा कि $1 बिलियन के हथियार अब उनको देंगे। इस $1 बिलियन के हथियार में कुछ पार्ट अमेरिका द्वारा हथियार दिए जाएंगे जो कि उनके पास बेकार पड़े हैं, एक्स्ट्रा में है। इसके अलावा कुछ भाग पैसे दिए जाएंगे, उस पैसों से जेलेंस्की हथियार खरीद पाएगा। और हथियार कौन से होंगे? अमेरिकन हथियार ही होंगे मैक्सिमम, थोड़े बहुत यूरोपियन हथियार भी वो खरीद पाएंगे। इसमें से $350 मिलियन का वो जो अमेरिका के पास अतिरिक्त हथियार, एक्स्ट्रा हथियार बचे हुए हैं, वो पहुंचाए जाएंगे। $650 मिलियन का वो नया हथियार खरीद पाएंगे, नया पुराना जो भी है पैसे देके खरीदना वो खरीद पाएंगे। यहां पर गौर करने वाली बात है कि ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए केवल अमेरिका ने लगभग $250 मिलियन ही दिए हैं। मतलब खाने पीने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए कम पैसे, हथियार खरीदने के लिए ज्यादा पैसे। यही तो यूक्रेन युद्ध का मेन सार है। रशिया के द्वारा अपने हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अमेरिका के द्वारा अपने हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका ने जो यूक्रेन को M142 दिए हैं, आर्टिलरी मिसाइलें दी हुई हैं, उसका अमेरिका ने ये कह दिया है कि रशियन एरिया के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रशिया ने हड़का दिया था। वो केवल डिफेंस के लिए है। यूक्रेनियन एरिया में रशिया घुस रहा है तो उन पर अटैक कर सकते हैं, यानी कि बर्बादी केवल यूक्रेन की होनी है।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे किसी बार सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर दीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।